प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय संबंध शीत युद्ध पर हम चर्चा कर रहे थे और आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शीत युद्ध के विशिष्ट साधनों पर बात करेंगे। शीत युद्ध के विशिष्ट साधन जो है शीत युद्ध के, हालांकि पहले चर्चाओं में कई बार यह आ चुका है जब हमने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया था और जब इसके अर्थ को समझने का प्रयास किया था वहाँ पर साधनों का भी जिक्र हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक अलग बिंदु के रूप में इसको हम यहाँ चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि साधनों का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है। कौन से साधनों से, किन तरीक़ों से इस युद्ध को अंजाम दिया गया, क्योंकि जैसे हमने अलग अलग बातें कही थी कि ये वार ऑफ नर्व्स भी हैं, मस्तिष्क का युद्ध भी हैं, ये जो है अपने आप में एक ऐसा प्रचारात्मक युद्ध है जो वास्तविक मैदान पर नहीं लड़ा जाता है। जब मैदान पर नहीं लड़ा जाता है तो फिर हम इसको युद्ध कह रहे हैं, तो कौन से तरीक़ों से, कौन से साधनों से लड़ा जाता है। तो इस कारण से जो है साधनों पर फोकस करना यहाँ पर बहुत समीचीन होगा और इसी बात को हम यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। इसके विशिष्ट साधन जो हैं, इसमें सबसे पहले प्रचार, सबसे पहला जो मुख्य साधन इस युद्ध का है वो प्रचार है, प्रचारात्मक। जैसा कि हमने शुरू में भी जिक्र किया था कि ये युद्ध जो है विशेषतया प्रचारात्मक युद्ध है। इसमें प्रचार को एक साधन अपनाया गया है और ये युद्ध के जो साधन हैं, गोला बारूद, बम हैं, अस्त्र शस्त्र है, उनसे भिन्न जो है प्रचार का युद्ध है और ये वाक युद्ध हैं। भाषण के माध्यम से, बोली के माध्यम से इस युद्ध को लड़ा जा रहा है। युद्ध में जो कार्य होते हैं, जो कार्य हथियार करते हैं, वही कार्य शीत युद्ध में प्रचार के द्वारा शब्दों के माध्यम से किया जा रहा है। शीत युद्ध में शब्द ही गोला बारूद का काम करते हैं और शीत युद्ध में मुख्य उद्देश्य शत्रु के प्रति प्रचार के द्वारा घृणा फैलाना है, शत्रु के प्रति प्रचार के द्वारा एक वैमनस्य उत्पन्न करना है, शत्रु के प्रति मनोमालिन्य उत्पन्न करना है, शत्रु के प्रभाव क्षेत्र को कम करना है। और ऐसा सब करने के लिए हम एक प्रकार का वाक युद्ध, प्रचारात्मक युद्ध जो है इसमें चला रहे हैं। इसमें शत्रु के प्रति तीव्र घृणा और अपने राष्ट्रीय आदर्शों के प्रति निष्ठा, मित्र राष्ट्रों के प्रति सौहार्द की भावना, ये सब जो है शीत युद्ध रेडियो, टेलीविज़न और पत्र पत्रिकाओं, समाचारों आदि के माध्यम से एक भ्रमात्मक प्रचार करके इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। इससे इस प्रचार से निरंतर विपक्षी राष्ट्रों को शोषक बताने का प्रयास किया जा रहा है, उनको अत्याचारी बताने का प्रयास किया जा रहा है, उनके सैद्धांतिक जो मान्यताएं हैं, उनका सैद्धांतिक जो दर्शन है उसको एक दूसरे से कमतर आंका जा रहा है या उसे कम बताने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे पूंजीवादियों के द्वारा साम्यवादी सिद्धांतों की आलोचना करना, उनको कम आंकना, उनको नीचा दिखाने का प्रयास, उसी प्रकार साम्यवादी सिद्धांतों द्वारा पूंजीवादियों को कम आंकना, उनका दुष्प्रचार करना या उनमें सैद्धांतिक कमजोरियां निकालना या समाज की दुर्दशा का कारण उनको बताना। तो इस प्रकार से अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भ्रम फैला करके जो प्रचार के रूप में युद्ध किया जा रहा है, वाक युद्ध किया जा रहा है, तो ये प्रचार जो है यहाँ पर एक मुख्य साधन, विशिष्ट साधन के रूप में है कोल्ड वार के लिए। दूसरा साधन शक्ति प्रदर्शन है, शक्ति का प्रदर्शन किया जाना। शक्ति प्रदर्शन, अब शक्ति प्रदर्शन चूँकि युद्ध के वास्तविक मैदान पर तो किया नहीं जा रहा है, लेकिन अपने जो है अपनी सैनिक और तकनीकी शक्ति की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना और अपरिहार्य रूप से शत्रु को कमज़ोर साबित करने का प्रयास करना। अपने सैन्य प्रदर्शन में, अपने तकनीकी प्रदर्शन में, अपने वैज्ञानिक प्रदर्शन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करने का भाव इसमें निहित है और उसके विपरीत जो है शत्रु को उन सब मामलों में कमतर आंकना या कमतर प्रदर्शित करने का भाव इसमें निहित है इस शक्ति प्रदर्शन में। तीसरा जो है वो अविकसित या अल्प विकसित जो राष्ट्र है उनको सहायता देने की नीति का प्रयोग दोनों खेमों के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि हम इसके कारणों में पढ़ चुके थे कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जैसे जैसे समाप्त हो रहा है, यूरोप का उपनिवेशन एशिया और अफ्रीका में समाप्त हो रहा है, साम्राज्यवाद समाप्त हो रहा है, तो धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में
जो है नई सरकारें बन रही है, वहाँ पर आज़ादी के आंदोलन चल रहे हैं। अब ये नवोदित राष्ट्र बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित हैं और ये विकास की भागदौड़ में अपने आप को बहुत पीछे पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन राष्ट्रों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए किसी खेमे में शामिल होना उस समय की राजनीति का अनिवार्य अंग मान लिया गया था। गुट निरपेक्षता को छोड़ करके जो राष्ट्र गुट निरपेक्षता में शामिल हुए, उन्होंने अपने आप को खेमों की, गुटों की खींचतान से पृथक रखने का भरसक प्रयास किया, और जो उसमें शामिल नहीं हुए उनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता ये थी कि वो किसी न किसी गुट का चुनाव करें, उसमें शामिल हों। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे किसी गुट से कोई सहायता प्राप्त नहीं होगी, और सहायता प्राप्त करना इन नवोदित राष्ट्रों की अपने आप में एक मजबूरी थी तात्कालिक समय के लिए, क्योंकि ये अभी अभी नए स्वतंत्र हुए थे और इनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब प्रकार की समस्याएं विद्यमान थी। तो खेमों से संपर्क करना इनकी मजबूरी थी। तो उस मजबूरी का फ़ायदा उठा करके दोनों खेमों ने अविकसित या अल्प विकसित राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देकर के अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। आर्थिक सहायता के अलावा और भी कई सारी सहायताएं, तकनीकी या वैज्ञानिक सहायता देना, जो है शस्त्रीकरण इनका करना। अब आर्थिक सहायताओं में जैसे आप मार्शल योजना की बात कर सकते हैं, ट्रूमैन सिद्धांत की बात कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीकों से आर्थिक सहायता इन्होंने इन राष्ट्रों को देकर के अपने प्रभाव में लाने का प्रयास। अब ऐसा दोनों खेमे कर रहे हैं, न केवल एक खेमा बल्कि दोनों खेमे ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि सहायता देकर के उन राष्ट्रों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना, अपने खेमे में शामिल करना या उन्हें अपना मुरीद बना लेना है, जिससे वह दूसरे खेमे के प्रभाव में नहीं आए। इस प्रकार जो है शीत युद्ध का एक साधन आर्थिक सहायता और अन्य सहायता बन गया। तीसरा जो साधन था, चौथा जो साधन था वो था जासूसी। दोनों खेमे एक दूसरे की जासूसी करने में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। दोनों एक दूसरे बड़ी बड़ी गुप्तचर सेवाएं इन्होंने विकसित कर ली है। गुप्तचर संस्थाओं का एक संस्थागत ढांचा बड़े स्तर पर इन्होंने तैयार कर लिया है, और एन कैन प्रकार दोनों खेमे आपस में एक दूसरे की जासूसी पर तुले हुए हैं। विशेषकर सैन्य संगठनों के बारे में जानकारी, सैन्य ठिकानों की जानकारी, इनके जो है जो आयुध हैं, जो असला है उसके बारे में जानकारी, उसकी जासूसी करना, ये बड़ा महत्व जासूसी का इस युद्ध में बनकर निकल के सामने आया। जैसे आपका U2 विमान कांड जासूसी के तरफ बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। U2 विमान कांड जो हुआ था वो इस साधन की तरफ बड़ा इशारा करता है। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक तरीके से भी, जैसा कि हमने कहा था कि दोनों जो खेमे हैं शीत युद्ध में किसी ने लीगली अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप थी, अपने डिप्लोमेसी के जो रिलेशन थे, एम्बेसी के जो रिलेशन थे, कभी इन्होंने समाप्त नहीं किए। दोनों खेमों के एम्बेसी के रिलेशन आपस में बने हुए हैं, लीगली कभी समाप्त नहीं किए। यद्यपि उनमें कटुता बनी रही, एक दूसरे का निरादर करते रहे, एक दूसरे का तिरस्कार करते रहे, लेकिन लीगली कभी भी इन्होंने अपने एम्बेसी रिलेशन जो है ख़त्म नहीं किए। तो कूटनीतिक तौर पर जो है इन्होंने ऐसे तरीके अपनाए, कूटनीतिक साधनों से लड़ा गया, जिसमें दोनों महाशक्तियाँ कूटनीतिक साधनों से एक दूसरे को निर्बल करने में का प्रयास करती रही और हमेशा इसमें लगी हुई भी रही। तो इस प्रकार हमें समझ लेना है कि यहाँ पर ये मुख्य साधन काम में लाए गए। ये वास्तविक युद्ध की भांति गोला बारूद से, अस्त्रों शस्त्रों से नहीं लड़ा गया, बल्कि वाक युद्ध और प्रचार के रूप में कागज़ और के गोलों से लड़ा गया। प्रचार के द्वारा, जासूसी के द्वारा, एक दूसरे को कूटनीतिक मामलों में हराने के द्वारा लड़ा गया। साधनों के बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु, इसका ग्लोबली इम्पैक्ट क्या निकल के सामने आया, शीत युद्ध का वैश्विक प्रभाव क्या निकल करके सामने आया, इसके प्रभावों पर भी हम जिक्र करेंगे। जैसा कि हमने अभी तक आपने इस बारे में जाना है कि शीत युद्ध क्या है, परिभाषाएं क्या है, इसके कारण क्या रहे, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई, साधन क्या है, और इसका अब जो पूरे विश्व राजनीति पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, विश्व राजनीति किस ओर जा रही है, या विश्व राजनीतिक रंगमंच पर किस प्रकार का कार्य चल रहा है, ये प्रभाव के रूप में सामने आता है। जैसा कि स्पष्ट रूप से है कि शीत युद्ध प्रारंभ होने से
विश्व में भय और आतंक का जो माहौल बना, इसने भय और आतंक के माहौल को जन्म दिया, और न केवल जन्म दिया बल्कि ये निरंतर भय और आशंका का माहौल, घृणा का माहौल फैलता गया, बढ़ता गया, और उसमें किसी प्रकार की रोक लगा पाना संभव नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो बात सामने आई वो ये थी कि विश्व का 2 गुटों में विभाजन हो गया। हम शुरू से बात कर चुके हैं, 2 गुट बन गए, बाईपोलर वर्ल्ड बन गया, द्विध्रुवीय विश्व की जो है संगठन यहाँ पर सामने आया। द्विध्रुवीय विश्व बना और इसमें 2 खेमे बन गए। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका जो पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा है, कैपिटलिस्टिक अप्रोच यहाँ पर आई। दूसरा था यूएसएसआर, सोवियत संघ या संयुक्त रूस था। ये जो है वो आपके साम्यवाद का मुखिया बन गया। साम्यवाद यहाँ पर चला, पूंजीवाद यहाँ पर चला, और दोनों विचारधाराओं ने पूरे विश्व को 2 खेमों में विभाजित कर दिया, 2 गुटों में। पूरे वैश्विक राजनीति का सच जो है 2 गुटों के रूप में सामने आया। विश्व 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर भौगोलिक विभाजन नहीं रह गया था, यहाँ पर राजनीतिक विभाजन निकल के सामने आ रहा है। बाईपोलर वर्ल्ड बन जाता है पूंजीवाद के रूप में और साम्यवाद के रूप में। एक का मुखिया संयुक्त राज्य अमेरिका बन जाता है, दूसरे का मुखिया सोवियत संघ बन जाता है। दूसरा जो ग्लोबल इम्पैक्ट था वो ये था कि आतंक और अविश्वास के दायरे में लगातार विस्तार हो रहा है। आतंक और अविश्वास का जो दायरा इस युद्ध के कारण बना था, अब वो कम नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार इस दायरे में वृद्धि हो रही है। इस युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास के दायरे को बढ़ाया। अमेरिका और सोवियत संघ जो है मतभेदों के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहरे तनाव, वैमनस्य, मनोमालिन्य, प्रतिस्पर्धा, घृणा, नफरत जो है एक दूसरे के प्रति फैली। इससे अविश्वास की स्थितियाँ आ गई। विभिन्न राष्ट्र और जनमानस इस बात से भयभीत रहने लगे कि कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए, कब एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन जाए। और इसने युद्ध के से वातावरण को बनाए रखा, युद्ध के से वातावरण को बनाए रखा। यहाँ पर हमें पंडित नेहरू का वो स्टेटमेंट पुनः याद कर लेना है कि हम जो है एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं, सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस, निलंबित मृत्युदंड, इस भाव में जी रहे हैं। मृत्युदंड स्पष्ट हो चुका है, लेकिन एग्जीक्यूट कब होना है, इस भाव में कब हो जाए, इस भाव में जो है पूरा विश्व जी रहा है। युद्ध का वातावरण बना हुआ है, यद्यपि युद्ध हो नहीं रहा है, एक दूसरे में भय और आशंका बनी हुई है। तीसरा जो कारण था वो आणविक युद्ध की संभावना का भय अब पूरे विश्व को सताने लगा है। दूसरे महायुद्ध में अणुबम के प्रयोग ने ये स्पष्ट कर दिया था कि उस अणुबम के रूप में एक अतिमारक क्षमता जो है मनुष्य के हाथ में लग गई है। इसे एज ऑफ ओवर किलिंग भी कहा गया। अब हमेशा ये भय बना रहा कि दोनों गुटों में खींचतान इतनी बढ़ चुकी है कि न जाने कब एक छोटी सी बात जो है आणविक युद्ध को न्योता दे सकती है, या अब अगर 3rd वर्ल्ड वार हुआ तो निश्चित रूप से अणु बम का प्रयोग होगा और मानव सभ्यता के लिए सबसे जो है खराब जो व्यवस्था, खराब दिन जो है वो होगा जब अणु बम का प्रयोग तीसरे विश्व युद्ध के लिए किया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मानव सभ्यता के नष्ट हो जाने की पूरी संभावना मौजूद थी। तो आणविक युद्ध का भय अब लोगों को सताने लगा है, चाहे वह सामान्य नागरिक हों, चाहे वे राष्ट्रीय स्तर के नेता हों या राष्ट्राध्यक्ष हों। क्यूबा संकट के समय जो है इस बात के बहुत बड़े संकेत भी मिलने लगे थे। क्यूबा संकट के समय जो है आणविक युद्ध के संकेत भी मिलने लगे थे। ये आशंकाएं वास्तविकता में परिवर्तित होती दिखाई दे रही थी। अब इससे एक बड़ा परिणाम ये निकला कि विभिन्न राष्ट्रों में शस्त्रों की और खासकर आणविक शस्त्रों की होड़ लग गई थी। जैसा कि हम प्रारंभ में कह रहे थे कि पहले केवल मात्र अमेरिका था, लेकिन 1949 आते आते रूस ने भी अपने बमों का आविष्कार किया, और फिर 60 का दशक आते आते चीन ने भी अपने बमों का आविष्कार कर लिया, और इस प्रकार जो आणविक अस्त्रों की अविरल होड़ यहाँ पर लग चुकी हैं।
एक बहुत बड़ा प्रभाव वैश्विक राजनीति के लिए। इससे नेक्स्ट जो है सैनिक संधियां और सैन्य गठबंधनों की बहुतायत इस दौर की वास्तविकता थी, या इस दौर की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता थी। इनमें कई सारी आप जानते भी हैं, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट, ये जो सैनिक गठबंधन बने, सैनिक संधियां बनी, ये सारे के सारे जो आपके शीत युद्धकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता है। अमेरिका ने साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए सैनिक गठबंधन बनाया, जिसे नाटो कहा गया। इसके जवाब के रूप में सीटो और सेंटो नामक जो संधियां अस्तित्व में आई। कुछ संधियां द्विपक्षीय थी, बाकी ज़्यादातर बहुपक्षीय संधियां थी। वैश्विक स्तर पर सैन्य गठबंधन बनाकर के एक दूसरे को सैनिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, या अपने आप को उच्च रूप से सैन्य संपन्न बना लेने का प्रयास इस दौर की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता थी, जिसके कारण शीत युद्ध में उग्रता आई और इसने निशस्त्रीकरण की समस्या को और जटिल बना दिया। कुल मिला के वैश्विक राजनीति बहुत उलझनपूर्ण बन गई, और वैश्विक राजनीति का एक उद्देश्य वाक्य बन गया, गुटों के परिप्रेक्ष्य में ही सभी समस्याओं को समझा जाने लगा। और इसके परिणाम स्वरूप सैन्य दृष्टि से संपन्न होना, शस्त्रों की दृष्टि से संपन्न होना, ये प्रयास दोनों खेमे कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सारे राष्ट्रों को भी इन्होंने मिलाकर सैन्य गठबंधन बनाने प्रारंभ कर दिए। इसके परिणाम स्वरूप शस्त्रीकरण की जो है एवरल प्रतिस्पर्धा पूरे वैश्विक राजनीति में आ जाती हैं। शस्त्रीकरण अब बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सैन्य प्रदर्शन करना है, सैन्य साजो सामान इकट्ठा करना है, और करीब दोनों खेमों के बड़े बड़े राष्ट्र जो है अपने बहुत बड़े बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है सैनिक साजो सामान पर खर्च करने लगे हैं। पूरे विश्व में शस्त्रों की होड़ मच गई है, और निशस्त्रीकरण की बात करना अब बेईमानी साबित होने लगी है। तो शस्त्रीकरण की एवरल प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध ने जो है बढ़ावा दिया है, और विध्वंसक अस्त्रों की खोज को भी बढ़ावा दिया। अरबों डॉलर जो हैं शस्त्र प्रतिवर्ष राष्ट्रों द्वारा खरीदे जाने लगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण कर दिया गया। यंत्रीकरण, मैकेनिस्टिक अप्रोच आ गया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब शीत युद्ध का यही अर्थ लिया जाता था कि विश्व दो भागों में विभक्त है। एक खेमा देवताओं का है, दूसरा खेमा दानवों का है। एक तरफ काली भेड़ें हैं तो दूसरी तरफ सफ़ेद भेड़ें हैं, इनके मध्य कुछ भी नहीं है। इससे जहाँ ये दृष्टिकोण विकसित हुआ जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है। इस प्रकार यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण हो गया। जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है, ये यांत्रिक सिद्धांत जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आ गया। एक तरीके से अब मानवीय संबंधों को यहाँ पर कोई स्थान नहीं रह गया है, क्योंकि न तो अस्त्रों और आणविक अस्त्रों में मानव संबंधों की बात होती है, और ना ही जो है इस विचार में बात हो सकती है कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी है। संभव है कि जो हमारे साथ नहीं है वह हमारा विरोधी नहीं भी हो, लेकिन इस तरफ जो है अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दृष्टिकोण विकसित नहीं हो रहा है। केवल मैकेनिस्टिक अप्रोच यहाँ पर स्थापित कर दिया गया, और उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता केवल शस्त्रीकरण, गुटों का विभाजन और हमारे साथ न होने वाला हमारा विरोधी, इस रूप में यांत्रिकरण रूप से पहले ही इम्पोज विचार यहाँ पर दिखाई देने लगा। एक पूर्वाग्रह का विचार यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैन्य दृष्टिकोण का पोषण हुआ। मिलिट्री आउटलुक जो है निकल करके सामने आया, और सभी जो दोनों खेमे हैं उनके सभी राष्ट्र अपने विदेश नीतियों को सैनिक दृष्टि से पोषित करने लगे, या उसे सैन्य दृष्टि से संपन्न बनाने लगे। अब शांति की बात करना भी संदेहास्पद लगता था। शांति का अर्थ भी युद्ध के संदर्भ में ही लिया जाने लगा। शांति का अर्थ भी युद्ध के संदर्भ में ही लिया जाने लगा। ऐसी स्थिति में शांतिकालीन युग के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन अत्यंत दुष्कर कार्य बन गया। कुल मिला के मिलिट्री आउटलुक का पोषण हुआ, जिसको हमें ऐसे समझ लेना है कि राष्ट्रों की विदेश नीतियों को सैन्य पोषण मिलने लगा, या राष्ट्रों की विदेश नीतियाँ शक्ति आधारित हो गई, सैन्य शक्ति पर आधारित हो गई। अन्य सभी संबंधों को पीछे कर दिया गया। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वास्तविकता हो गई। युद्ध, शांति की बात करना बेईमानी लगने लगा। शांति की बात का अर्थ भी युद्ध से ही लिया जाने लगा। इसके अलावा
यूएनओ जैसी संस्थाएं बिल्कुल पंगु बन जाती हैं। यूएनओ जैसी संस्थाएं पंगु बन जाती हैं, जैसा कि कल भी हमने जिक्र किया था कि सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो का प्रयोग जो है यूएनओ में किया जा रहा है। उसकी सुरक्षा परिषद को एक तरीके से इन्होंने लकवा लगा दिया है और उनको विश्व जो सुरक्षा परिषद का मेन मोटो जो था वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस का, उसको किसी भी प्रकार से इन्होंने रनिंग में बने रहने नहीं दिया। और इस प्रकार से ये उस संस्था को लेकर के आ गए कि सोवियत विचारधारा ने यूएनओ को अमेरिका के विदेश विभाग की शाखा तक घोषित कर दिया। इस प्रकार दोनों खेमों में जो तकरार चली, उसने यूएनओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को भी पंगु बना करके रख दिया। उसे अपने किसी भी कार्य करने में योगदान नहीं दिया और वह कोई वैश्विक स्तर के वास्तविक निर्णय नहीं कर पाती हैं। वह केवल मूक दर्शक बनी रही, महाशक्तियों की राजनीति का अखाड़ा बन करके रह गई। और इससे जो है शीत युद्ध के वातावरण के राजनीतिक प्रचार का साधन इसको बना दिया गया। शीत युद्ध के वातावरण में राजनीतिक प्रचार का साधन, राजनीतिक प्रचार का एक मंच बन गया यूएनओ। यहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष के प्रस्तावों का विरोध करता है और राष्ट्रसंघ वाद विवाद की एक जगह बन गया, जहाँ भाषण तो सभी देते हैं लेकिन सुनता कोई नहीं है। ऐसी स्थिति इसकी बन चुकी है। यहाँ पर समाज भाषण तो दे रहा है लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है। यूएन वीकली बुलेटिन न्यूयॉर्क 1 अक्टूबर 1949 का एक स्टेटमेंट जो है प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार द डिबेटिंग सोसाइटीज वेयर एवरीबॉडी कैन टॉक एंड नो बॉडी इज लिसन। यहाँ भाषण तो सब दे रहे हैं लेकिन सुन कोई भी नहीं रहा है। बहरों के संवाद में यहाँ पर उपालंब दिया गया कि ये बहरों का संवाद जैसी जगह यहाँ पर बन गई। ये जो स्थितियाँ थी डायलॉग की, वो बहरों के संवाद की स्थितियाँ यहाँ पर बन जाती है। इसी प्रकार यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद हैं वह भी, उसको भी जैसे लेखकों ने लिखा है कि सिक्योरिटी काउंसिल को लकवा लग गया। सुरक्षा परिषद जो यूएनओ का अंग है और जिसका मुख्य काम वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस है, उसको भी, सुरक्षा परिषद को भी एक तरीके से लकवा लग गया। अर्थात वह अपने वास्तविक कार्यों को कर नहीं पा रही है, उसको जो कार्य सौंपे गए वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि दोनों खेमे एक दूसरे का विरोध करते हैं। अगर सोवियत संघ की तरफ से प्रस्ताव आता है तो अमेरिका की तरफ से विरोध होता है, अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आता है तो सोवियत संघ की तरफ से विरोध होता है, चाहे प्रस्ताव कितना ही उचित क्यों नहीं हो। इस प्रकार से वैश्विक संस्थाएं जो हैं वो कुछ करने में असमर्थ हो गई और यहाँ तक कहा गया कि द सिक्योरिटी काउंसिल वाज ऑलमोस्टली पैरालिस्ड। तो कुल मिला के अपने वास्तविक कार्यों में, वास्तविक उद्देश्यों में वैश्विक संस्थाएं अब सफल नहीं हो रही है। वो दोनों खेमों के राजनीतिक अखाड़े के रूप में दिखाई दे रही है। केवल जो है यहाँ पर वाद विवाद होता है लेकिन उसका अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि न तो कोई सुनने को तैयार है और न ही उस वाद विवाद में जो निष्कर्ष आता है उसको मानने के लिए तैयार है। इस प्रकार ग्लोबल इम्पैक्ट के रूप में ये बहुत ही एडवर्स प्रकार का जो इम्पैक्ट था वो निकल करके सामने आता है। और इन संस्थाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य था वो उद्देश्य भी एक तरीके से समाप्त हो जाता है। ये स्थिति यहाँ पर निकल के सामने आती हैं, जो बहुत ही नकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास यहाँ पर देखा गया है। इसके अलावा मानव कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा भी होने लगती हैं। जो ह्यूमन वेलफेयर के कार्यक्रम हैं और वैश्विक स्तर पर इन संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, मानव कल्याण कार्यों की उपेक्षा। और अब चूँकि वैश्विक संस्थाओं को जो फंड मिलता है वो उसके सदस्य राष्ट्रों की तरफ से ही मिलता है, और जब ऐसी स्थितियां बनी हुई है तो जाहिर सी बात है कि अब जो डोनेट करने वाले बड़े राष्ट्र हैं वो वास्तविक रूप से फंड रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, जिसका प्रभाव विश्व के गरीब भागों में, विश्व के ऐसे हिस्सों में जहां मानव प्रजाति बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है, उनके विकास के लिए जो फंड खर्च किया जा रहा है उसमें बहुत कमी आ जाती है, जिसका प्रभाव ये पड़ता
है कि मानव कल्याण कार्यक्रम जो हैं वो एक तरीके से बंद हो जाते हैं और आर्थिक पिछड़ापन या बेरोजगारी, भूखमरी, महामारियों जैसी, अशिक्षा जैसी समस्याएं जो अल्प विकसित राष्ट्रों की है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत बड़े हिस्से की समस्याएं जो कॉमन समस्याएं थी वो ऐसी की ऐसी बनी रह जाती है, उनकी उपेक्षा होनी प्रारंभ हो जाती हैं। अब ये तो सारे के सारे हम नकारात्मक परिणाम इनको कह सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट इनको कह सकते हैं। इनके साथ ही कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं और वो ये हैं कि शीत युद्ध के कारण प्रथम तो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। ये सकारात्मक प्रभावों की बात हम कर रहे हैं। आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संक्षेप में नाम जिसको हम कह रहे हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, ऐसे आंदोलनों को जो है बढ़ावा मिलता है। ऐसे आंदोलन अस्तित्व में आते हैं जो गुटों के खींचतान से अपने आप को दूर रखते हुए अपना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और इससे ही दुनिया के तीसरी दुनिया के राष्ट्रों को सही मायने में उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलती है। अगर दोनों खेमों के साथ राष्ट्र बटे रहते हैं तो वास्तव में सही मुक्ति नहीं है, वो साम्राज्यवाद से मुक्त होकर के विचारधाराओं के गुलाम हो जाते हैं। लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसका सकारात्मक प्रभाव है और इस कारण से वास्तविक रूप से उपनिवेशवाद से मुक्ति इन नवोदित राष्ट्रों को, थर्ड वर्ल्ड के राष्ट्रों को मिलती है। दूसरा जो है, इससे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा मिलता है। इस शीत युद्ध से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा मिलता है। भारत, चीन और मिस्र के द्वारा मिलकर जो है पंचशील सिद्धांत बनाए गए, पंचशील समझौते किए गए, वहाँ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसने कहीं न कहीं सबको साथ रह के चलने का विचार दिया, चाहे वह किसी भी विचारधारा का, किसी भी मान्यता का हो। साझा अस्तित्व की बात इसमें स्वीकार की गई। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक सुखद परिणाम था। तीसरा, जो शीत युद्ध के कारण तकनीकी और प्राविधिक उन्नति हुई उसमें बड़ी तीव्रता आ गई। चाहे वो युद्ध के भय से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ही क्यों ना हो, चाहे विरोधी का मुकाबला करने के लिए ही क्यों नहीं किया गया हो, लेकिन इससे प्राविधिक जो उन्नति हुई, जो टेक्निकल जो प्रोग्रेस हुआ, वो उसमें बहुत बड़ी तेज़ी जो है यहाँ पर देखी गई। और जो विकास, तकनीकी विकास अब तक यूरोप तक सीमित था, वो अब विश्व के बहुत बड़े हिस्से में विकास फैल रहा है। इसमें शीत युद्ध ने बड़ा योगदान किया है। और एक और परिणाम निकल के आया, जैसे कि यूएनओ की हम जिक्र कर रहे थे, अब यहाँ जो शक्तियाँ थी वो सुरक्षा परिषद से निकल कर के महासभा को चली जाती हैं, जनरल असेंबली को चली जाती हैं। शांति के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया था, शांति के लिए जो सभा का प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो महासभा द्वारा पारित किया गया था, वो इसी बात का उदाहरण था। जब सिक्योरिटी काउंसिल को लकवा मार जाता है तो महासभा जो है ये कहती है कि हम ऐसा होते हुए देख नहीं सकते हैं, क्योंकि यूएनओ चार्टर हमें शक्तियां देता है कि हम विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है बैठे नहीं रहें, कार्य करें। अगर हमारा कोई एक अंग इसके लिए कार्य नहीं कर पाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि पूरा यूएनओ ही कार्य नहीं करेगा। और ऐसा प्रस्ताव पारित करके शांति के लिए एकता प्रस्ताव इन्होंने पारित किया और जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो शक्तियां थी वो महासभा को चली जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा गया। इसमें एक नेक्स्ट जो बात थी वो ये थी कि यथार्थवाद का आविर्भाव भी होता है। यथार्थवाद का आविर्भाव भी यहाँ पर होता है और शीत युद्ध में शक्ति संतुलन की स्थापना भी होती है। अब इसके अलावा यहाँ पर हम इसका कंक्लूजन लेते हैं, शीत युद्ध का निष्कर्ष, समापन। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में हमने देखा कि 1989 में पहली बार चमत्कारिक मोड़ विश्व राजनीति में आता है और शीत युद्ध के मूल कारणों की समाप्ति हो जाती है। बर्लिन की दीवार का पतन हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, वार्सा पैक्ट भंग कर दिया जाता है और महाशक्तियों के बीच मधुर संबंधों का सूत्रपात हो जाता है। शीत युद्ध में जो कारण मौजूद थे, जो विचारधाराओं की, गुटों की खींचतान थी, वो 1990-91 आते आते सोवियत संघ जो साम्यवाद का मूल गढ़ था वह समापन की तरफ बढ़ जाता है और मुख्य कारण और भी जो थे
वो समाप्त हो जाते हैं। वार्सा पैक्ट, बर्लिन की दीवार, जर्मनी का एकीकरण और ये सब समाप्त हो जाने के कारण से जो है अब शीत युद्ध के मुख्य कारण उपस्थित नहीं रहते हैं और महाशक्तियाँ दूर के बजाय एक दूसरे के नज़दीक आने लगती हैं। और इस प्रकार जो है शीत युद्ध के अंत का मुख्य जो कारण था वो पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का ध्वस्त हो जाना था और सोवियत संघ में उभरता हुआ अंतर्राष्ट्रीय संकट, आर्थिक संकट था और सोवियत संघ अमेरिकी प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं रह गया था। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने सोवियत संघ की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करते हुए यथार्थपरक तरीके से जो है शीत युद्ध के राजनीतिक जो दौर था उसका परित्याग करना ही वो उचित मानते हैं। आज शीत युद्ध जो है वो अतीत की वस्तु बन के रह गया है।